हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। मैंने आपको स्केलेटल मसल्स करवा दिए थे। मसल वाला टॉपिक मस्कुलर टिश्यू हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको स्केलेटल मसल या जिसको हम स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं वो हमने कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट उसी के साथ वाला टॉपिक है स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, पहले हम करते हैं स्मूथ मसल्स, देन उसके बाद करेंगे कार्डियक मसल। बच्चे देखो, स्मूथ मसल्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, उसके बाद ये मसल्स जो हैं ये बॉडी में फ्रीली रहते हैं। फ्रीली रहते हैं का मतलब क्या हो गया? ये ऐसा नहीं है कि हमारा स्केलेटन है उसके साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड रहेंगे। जो स्केलेटन के साथ अटैच्ड रहते हैं उनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। और ये वाले जो स्मूथ मसल्स हैं ये बॉडी में फ्रीली रहते हैं, किसी भी बोन के साथ अटैच्ड नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन की कि ये वाले मसल्स फिर कहाँ लोकेटेड होंगे, ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच नहीं है, तो ये पर्टिकुलरली लोकेटेड होती हैं लोअर पार्ट ऑफ ओसोफेगस, स्टोमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, लंग्स में होते हैं, आर्टरीज में होते हैं, वेन्स में होते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर वगैरह में होते हैं, और इरीज ऑफ द आई। ठीक है, मतलब ऐसे वाले ऑर्गन्स जिनमें बोन्स का कोई खास कनेक्शन नहीं है वहाँ पे हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स जो हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप उनकी स्ट्रक्चर होती है और यूनी न्यूक्लियोट होते हैं, मतलब उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोला जाता है? सार्कोलीमा बोलते हैं जो मेम्ब्रेन है, और उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब ये देखो, ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, एक स्मूथ मसल बताया हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और आप अंदर लिख सकते हो सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म। इस तरह से एक स्मूथ मसल जो है वो हमारे पास हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, उसके बाद स्मूथ मसल्स की बात करें, ये हमारे पास छोटे छोटे माइन्यूट मायोफाइब्रिल्स से मिलके बनता है। बिल्कुल माइन्यूट वाले मायोफाइब्रिल्स कंबाइन होते हैं और एक हमारे पास स्मूथ मसल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये मसल जो हैं इनमें फटीग नहीं होती। अब फटीग क्या है बच्चे? देखो, मैंने ये स्केलेटल मसल में आपको नहीं बताया, मैं अभी बता देती हूँ। हम ना कभी जब हैवी वर्क करते हैं, हैवी वर्क को भी चलो छोड़ो, एक्सरसाइज अगर कभी करो ना, एक्सरसाइज स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होती है। अब बॉडी पेन कहाँ कहाँ होती है? एक तो हमारे आर्म वाले रीजन, अपर आर्म वाला रीजन। ठीक है, अपर आर्म वाला रीजन पर्टिकुलरली, और हमारी थाइज वाला रीजन। ठीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेन होती है, हमें लगता है बीच में कुछ बन गया है। कभी कभार तो ऐसा फील होता है कि बीच में कुछ हार्ड हार्ड बन गया, हम उसको टच करते हैं, हम जब उसको टच करते हैं तो हमें फील भी होता है, उससे बड़ी ज़्यादा पेन होती है। ठीक है, अब वो जो पेन होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फटीग। हमने कोई हैवी काम किया है, मसल में फटीग हो गया। अब फटीग वो जो मतलब मैं बता रही हूँ ना कि बीच में कुछ बना होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन। ठीक है, जब भी कोई हैवी वर्क करो, एक्सरसाइज करो, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में पेन होने लगती है, पर्टिकुलरली हमारी अपर आर्म और थाइज वाले रीजन में। तो फिर वो जो एक्सरसाइज है, जो हमें पेन हुआ होता है, हम दोबारा कंटिन्यू 2-3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो जो लैक्टिक एसिड जुड़ जाता है वो डिज़ोल्व हो जाता है और हमें पेन वगैरह नहीं होती। फिर नॉर्मली हम एक्सरसाइज डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। या फिर कभी आपने देखा होगा कहीं बहुत ज़्यादा चल के जाना हो, चल के जाओ तो थाइज वाले रीजन में पेन होना शुरू हो जाती है, वहाँ वही लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। और उस प्रोसेस को, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड को हम बोलते हैं मस्कुलर फटीग। ठीक है, थकावट बोलते हैं, थकावट, टायर्डनेस बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स में मस्कुलर फटीग का नामो निशान नहीं होता। हमारा जैसे कि स्टोमक की बात करें, स्टोमक दिन रात काम करता रहता है, डाइजेशन करता है, कभी हम कुछ हैवी खा लेते हैं, वो अपना काम करता रहता है, कभी थकता नहीं है। कभी हमें स्टोमक में उसके वर्किंग की वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं होती। लंग्स हैं जो कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन का काम करते हैं लेकिन कभी थकते नहीं हैं। ठीक है, तो मतलब ये इम्यून टू मस्कुलर फटीग होते हैं, इनमें कभी थकावट नहीं होती। स्केलेटल मसल में हमेशा थकावट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, स्मूथ मसल्स हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और एक मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। अब अगर बात करें सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स की, तो ये ऐसी टाइप ऑफ मसल्स हैं जो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, मतलब जो एक सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और हमारे यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं। एक सेकंड में मतलब साइमल्टेनियसली सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। जैसे ये मसल हैं तो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और इनकी वर्किंग होगी। जैसे यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो अगर ये एक ही साथ इसके सारे मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट करें तो यूरिनेशन का प्रोसेस ही ना हो पाए।
अब ये सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जो इसमें यूरिन स्टोर होता है तो वो आराम से रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि सारे एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो पूरा एक्सपैंड हुआ होता है ना यूरिनरी ब्लैडर, अब वो जुड़ना शुरू हो जाता है, उसके जुड़ने की वजह से यूरिन जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, जो बहुत सारे यूनिट्स से मिल के बनता है। ऑब्वियसली मल्टी यूनिट क्या इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होकर एक बड़ा मसल बना है। तो इसमें साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, पूरा का पूरा जैसे कि ये बड़ा मसल है, ये इस तरह जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब जैसे कि मसल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, बड़ी बड़ी जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वो पूरी तो नहीं जुड़ती, थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, सारे के सारे मसल्स नहीं जुड़ते। और मसल्स ऑफ डर्मिस किस में आते हैं हमारे पास, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में। ठीक है, यहाँ तक था हमारे पास स्मूथ मसल। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्या है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये पर्टिकुलरली लोकेटेड होते हैं हार्ट में, ठीक है, और ब्लड वेसल्स की वॉल में। ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स की वॉल में। अब ब्लड वेसल्स में कार्डियक भी होते हैं, ब्लड वेसल में स्मूथ भी होते हैं। ठीक है, अब अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्डियक मसल जो हैं ये कैसा फीचर शो करते हैं, फीचर शो करते हैं स्केलेटल मसल जैसा और नॉन स्केलेटल मसल जैसा। मतलब जो हमने किया है पीछे स्केलेटल और स्मूथ मसल, उन दोनों का फीचर शो करता है। छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ये डायग्राम आपको दिख रही है, लॉन्गिट्यूडनली जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो अटैच्ड हैं, और हर एक मायोफाइब्रिल में एक फेंट वाला, मतलब एक डार्कर वाला पोर्शन है, एक लाइटर रीजन है। अगर ये देख लो, इस वाले में देखो, ये डार्कर है, देन उसमें लाइटर आ गया। ठीक है, एक डार्क एक लाइट। अब ये डार्क और लाइट बेंड अगर आपको याद हो, ये मैंने स्केलेटल मसल में आपको बताए थे, जिनको एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक भी बोला था। ठीक है, और ये भी यूनिन्यूक्लिएट हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, उसके बाद कार्डियक मसल्स की बात करें, ये भी इम्यून होते हैं फैटीग से, मतलब इनमें भी थकावट नहीं होती है, थकावट इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारी पूरा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली पंपिंग करता रहता है, लेकिन थकावट हमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि स्केलेटल में थी ना, स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो अल्टरनेट वे में प्रेजेंट थी, और वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती थी मसल्स की। अब इसमें भी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन तो ज़रूर हैं, अल्टरनेट वे में अरेंज भी हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकलेटेड मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो प्रेजेंट कहाँ है, बिटवीन डार्क एंड लाइट बैंड। डार्क और लाइट बैंड के बीच में इंटरकलेटेड, ये देखो, ये जो ना इस तरह से शो करी हुई है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरकलेटेड मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि ये डार्क बैंड है, ठीक है, उसके बीच जो बिल्कुल खाली पोर्शन आ गया वो लाइट बैंड है, और जो ये वाला इस तरह से कर्ल हुई हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकलेटेड मेम्ब्रेन, जो लोकेटेड होती है बिटवीन डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, बिटवीन डार्क एंड लाइट बैंड। और जो ये इंटरकलेटेड मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, एक्ट करती है एज अ बूस्टर फॉर कंट्रैक्शन। बूस्टर क्या होता है, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो इंस्टेंट काम करवाता है। ठीक है, तो ये बूस्टर का काम करती है फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल हम मसल्स के फंक्शन की बात करते हैं, तो जो स्केलेटल मसल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट कराते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में रोल प्ले कराते हैं। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, एक सेकंड में बताती हूँ, पहले तीसरा फंक्शन बता देती हूँ। उसके बाद कार्डियक मसल्स की बात करें, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की। देखो, हमारी ये एलिमेंट्री कैनाल है, इस तरह से स्टोमिक है। ठीक है, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, जब खाना यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ खाना आया है, ये हमारा बोल है जो हमने खाया है, बाकी एलिमेंट्री कैनाल एज इट इज़ रहेगी। यहाँ खाना आया, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की, उस तरह खाना आगे गया, पीछे से नॉर्मल हो जाएगी, आगे से इस तरह हो जाएगी। देन खाना जैसे मूव करता जाएगा, ये इस तरह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये मैंने बात की है। ओसोफेगस की अगर हम स्टोमक की बात करें तो उसमें कंटिन्यूसली चर्निंग होती है। चर्निंग का मतलब ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इसके अंदर खाना पूरा मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ अच्छा खासा मिक्स होता है, उसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की अगर ओवरऑल बात करें तो ये हमारे सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में होती है और कहीं पे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक था हमारा स्मूथ एंड कार्डियक मसल। कहीं पे भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।